हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा बैक्टीरिया वन शॉट में कवर कर लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, उसके अंदर रिप्रोडक्शन और उसके क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। जितने भी मैंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई हैं, दे आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेसिस पे ही मैंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप आंसर कर सको। तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप इन स्लाइड्स को एक्सेस कर सकते हो। एट द सेम टाइम मेरे हैंड रिटन नोट्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो, आपको हेल्प होगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। देखो बैक्टीरियाज क्या होते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा हुआ है कि बैक्टीरियाज को आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन बैक्टीरिया बट विथ कॉन्टेक्स्ट टू द प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट विद द प्लांट पैथोलॉजी आपको बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करना है। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये उस कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, देखो बैक्टीरियाज क्या होते हैं। बैक्टीरियाज आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट डिजीजेस। क्या है पहला पॉइंट, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, बैक्टीरिया कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इसके बाद सिंगल सेल। अब देखो एक्चुअली में ना बैक्टीरिया मोस्टली जो है वो आपके सिंगल सेल्ड ही होते हैं, यूनिसेलुलर ही होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो एक पेयर बना लेते हैं, दो सेल मिल गए तो एक पेयर बना लिया, या फिर एक चेन बना लेते हैं या क्लस्टर बना लेते हैं, बट मोस्टली वो होते सिंगल सेल्ड ही हैं। इसके अलावा दीज आर प्रोकैरियोटिक। अब ये एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज आर प्रोकैरियोटिक, यानी कि इनके जो सेल्स हैं वो प्रिमिटिव टाइप है। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनिल्स हैं जो एब्सेंट हैं। तो इसके प्रोकैरियोटिक होने के रीजन से पता है ये लेक्चर इतना इजी होने वाला है, क्योंकि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती। दैट इज वाई बैक्टीरिया को समझना बहुत सिंपल है। क्लोरोफिलस होते हैं, यानी कि इनके पास अपना खुद का क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता, तो मोस्टली ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में भी ये मोस्टली सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, यानी कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। एंड दे कॉज अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट डिजीजेस। तो फंगस के बाद जो सेकेंड मोस्ट डिजीज कॉजिंग प्लांट पैथोजन है वो आपका बैक्टीरिया है। तो जहाँ पे फंगस हमारा मेन लीड है, तो ये इसे हम सेकेंड लीड रोल दे सकते हैं डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू प्लांट पैथोलॉजी। सो इन कॉन्टेक्स्ट टू प्लांट पैथोलॉजी, पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन्वेड द प्लांट टिश्यू। देखो इसकी पता है क्वालिटी क्या है, प्लांट टिश्यू को इन्वेड करेगा। इसकी जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है ना, जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। मतलब फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम ई कोलाई का। ठीक है, ई कोलाई अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और जितनी भी चीजें उसको चाहिए अगर अवेलेबल हो, तो 10 घंटे में वो रिप्रोड्यूस करके एक ई कोलाई 1 मिलियन ई कोलाई प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर लिमिटेड न्यूट्रिशन नहीं होता, अगर मतलब अनलिमिटेड न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करते हैं हम, तो ये चीज पॉसिबल है। बट स्टिल अभी भी इस कंडीशन में जब उसके पास लिमिटेड न्यूट्रिशन है, जो उसका मल्टीप्लिकेशन रेट है ना, वो स्टिल फिनोमिनल है। तो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और प्लांट की नॉर्मल फंक्शनिंग को क्या करता है, डिसरप्ट करता है। तो अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि एक्सप्लेन बैक्टीरिया इन कॉन्टेक्स्ट टू प्लांट पैथोलॉजी, सो दे इन्वेड द प्लांट टिश्यू, मल्टीप्लाई रैपिडली एंड डिस्टर्ब द नॉर्मल प्लांट फंक्शनिंग। जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक क्लोरोफिलस, यू कैन से सैप्रोफिटिक मोस्टली ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्या करते हैं, बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं। अब पहला टॉपिक हमारा आ जाता है बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी। तो इसके पहले लेक्चर्स में भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, शेप, फॉर्म। ठीक है, ये चीजों को हम मॉर्फोलॉजी के टॉपिक में डिस्कस करते हैं। अब जो बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी है, ये टॉपिक लिटरली हर साल रिपीट होता है क्वेश्चंस में। आइदर आपको इंडिविजुअली बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन करना हो या मॉर्फोलॉजी अलोंग विथ रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करना हो, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछा गया है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब तो स्ट्रक्चर, शेप, फॉर्म, नंबर, ये चीजें होती है ना, तो हम इसे पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में कुछ 4 से 5 चीजें होंगी जो बैक्टीरिया के पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगी, उनको हम समझ लेते हैं और ऐसे ही एग्जाम में लिख कर आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। देखो जो बैक्टीरियल सेल है, सिंस मोस्टली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो सिंगल
जो बैक्टीरियल सेल है उसकी शेप मैटर करती है। तो वो शेप 5 शेप का हो सकता है बैक्टीरियल सेल: कोकस, बैसिलस, स्पाइरुलम, विब्रियल एंड फिलामेंटस। ठीक है, तो देखो कोकस शेप का मतलब होता है, सी फॉर कोकस, सी फॉर सर्कल याद रख लेना। कोकस शेप का मतलब होता है स्फेरिकल शेप। ठीक है, लाइक दिस। ये इमेज यहाँ पे अटैच्ड है जिससे आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। बेसिलस जो है वो आपका रॉड शेप्ड, या बी फॉर बेसिलस, बी फॉर बार शेप्ड आप याद रख सकते हो, चॉकलेट बार का जो शेप होता है ना, लाइक दिस। तो दिस इज योर बेसिलस। स्पाइरुला जो है आपका, स्पाइरुला तो टर्म से ही समझ में आ रहा है, स्पाइरल शेप लाइक दिस वन। विब्रियोस, विब्रियोस जो है दैट इज योर कॉमा शेप्ड लाइक दिस। ठीक है, एंड फिलामेंटस ये आपका थ्रेड लाइक शेप होता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल सेल के वेरियस शेप्स हैं। तो पहला पॉइंट मॉर्फोलॉजी में हम शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल बताएंगे, और कुछ नहीं करना, हम जब आंसर लिखेंगे तो कोकस मतलब स्फेरिकल शेप और बगल में एक हमने स्फीयर बना दिया लाइक दिस। ठीक है, बेसिलस मतलब रॉड शेप्ड और बगल में हमने एक रॉड शेप्ड ऐसा स्ट्रक्चर, सिंपल डायग्राम्स हम बना देंगे तो इट विल बी वेरी इंप्रेसिव, आंसर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सेकेंड मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो साइज ऑफ बैक्टीरिया, देखो साइज जो रेंज है वो 0.6 से 3.5 माइक्रोमीटर्स तक लेंथ वाइज, एंड 0.1 से 0.5 से 1 इन डायमीटर वाइज, ये रेंज उसकी साइज की वेरी कर सकती है। अब बात करते हैं, देखो हम समझेंगे बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया के सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ये दो मॉर्फोलॉजी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहले अगर सेल की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो देखो जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में, 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है। आउटर मोस्ट लेयर या तो स्लाइम लेयर हो सकती है, स्लाइम लेयर बेसिकली लाइक दिस, इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपके सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। जब कुछ कुछ ऐसे हमारे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जो एक बहुत रिजिड ऐसे फिक्स्ड शेप वाले स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं, उसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो आइदर ये एक विस्कस है ना, गमी मटेरियल से बने हुए स्लाइम लेयर से कवर्ड होता है, या फिर एक थिक कैप्सूल से कवर्ड होता है। अंदर के मटेरियल को आप प्रोटोप्लास्ट बोलोगे ऑब्वियसली। एंड इसके अलावा सेल के स्ट्रक्चर में जितनी भी जो एक प्रिमिटिव सेल के स्ट्रक्चर की क्वालिटीज होती है कि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, कुछ मेजर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये सब कैरेक्टर्स अगर हमको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो आ जाएगा। अदरवाइज अगर हम एक आंसर का छोटा सा पार्ट लिख रहे हैं तो हमें ये चीज बता देनी चाहिए कि बहुत सारे बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है, कुछ बैक्टीरिया में एक रिजिड थिक फर्म लेयर प्रेजेंट होगी जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। अदर देन दैट, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ये मोस्टली सिंगल सेल्ड होते हैं। अगर पेयर्ड है तो हम उसे डिप्लो कहेंगे। चेन अगर फॉर्म हो रहा है तो स्ट्रेप्टो, और क्लस्टर फॉर्म हो रहा है तो स्टफाइलो। तो जैसे कि अगर एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्टफाइलोकोकस, तो उसका क्या मतलब है? स्टफाइलो का मतलब है कि वो क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट है, सेल्स जो है वो आपस में गुच्छा बनाए हुए हैं। एंड कोकस का मतलब है कि जो सेल है उसका शेप कैसा है? स्फेरिकल शेप है। ठीक है, अगर स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोबेसिलस है, मतलब बेसिलस शेप का जो सेल है, बार शेप का सेल है या रॉड शेप का सेल है, वो बैक्टीरियल सेल का शेप कैसा है? रॉड शेप्ड है, लेकिन वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? चेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो बन गया आपका स्ट्रेप्टोबेसिलस। ठीक है, तो उस बेसिस पे ये डिवीजन होती है। तो कुछ नहीं लिखोगे, यही चीज भी लिख दोगे तो भी इनफ होगा। इसके बाद सेल वॉल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकिन से। ठीक है, ये टर्म आपको बिल्कुल याद रखना है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकिन है ये न्यूट्रिएंट्स को अंदर पास होने देता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर जाने देता है। इनसाइड मटेरियल आपका क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेल वॉल स्ट्रक्चर में बस आपको इतनी चीज याद रखनी है कि वो पेप्टिडोग्लाइकिन से बना, ये आगे यूज होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट ऑफ द मॉर्फोलॉजी इज फ्लैजिला एंड मोटिलिटी। तो जैसे हम ह्यूमंस, हमारे पास हाथ पैर प्रेजेंट है लोकोमोटरी ऑर्गन के फॉर्म में, इंसेक्ट्स के पास विंग्स प्रेजेंट होती हैं, लेग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वो उनके लोकोमोटरी ऑर्गन के फॉर्म में। वैसे ही सिंस इट इज अ वेरी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो बैक्टीरिया है उसका सेल कैसा है? प्रिमिटिव टाइप है, इसमें भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज फ्लैजिला, जो क्या है? डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करता है बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की मूवमेंट करवाता है। तो ये जो फ्लैजिला है इसके बेसिस पे भी एक्चुअली आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हो सकते हैं जिनमें केवल सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा, केवल एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, वो आपके मोनोट्राइकस होते हैं। तो देखो ट्राइका वर्ड का मतलब होता है हेयर,
ठीक है, ट्राई का मतलब हेयर होता है। तो मोनो मतलब सिंगल एंड ट्राई का मतलब हेयर। तो सिंगल फ्लैजिलम जिसमें प्रेजेंट होता है वो आपका मोनोट्राइकस होता है। लोफोट्राइकस, लोफो का मतलब होता है गुच्छा, कलेक्शन। तो जहां पे केवल ए सिंगल एंड में, वन एंड ऑफ द फ्लैजिला में एक कलेक्शन, एक टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। टफ्ट वर्ड का मतलब है गुच्छा, ठीक है, वो प्रेजेंट है, तो वो आपका लोफोट्राइकस हो गया। एम्फीट्राइकस का मतलब क्या है? एम्फी मतलब जैसे एम्फीबियंस जानते हो, जो जैसे फ्रॉग हो गए, जो दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड में भी वाटर में भी। तो एम्फी का मतलब होता है बोथ। तो जहां पे बोथ एंड्स में फ्लैजिला प्रेजेंट है वो एम्फीट्राइकस हो गया। पेरीट्राइकस मतलब पेरीफेरी में, पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस में जहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट है वो पेरीट्राइकस हो गया। एंड एट्राइकस मतलब नॉन ट्राइकस हो गया, यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। तो इस पर्टिकुलर इमेज में हमें बहुत सिंपली दिख रहा है, देखो एट्राइकस में कोई फ्लैजिला नहीं है, मोनो में सिंगल फ्लैजिला है, लोफो में सिंगल साइड में मतलब वन एंड में एक टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, एक ग्रुप ऑफ फ्लैजिला है। एम्फी मतलब बोथ साइड्स में फ्लैजिला होगा, एंड पेरी मतलब पूरे की पूरी पेरीफेरी में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा मॉर्फोलॉजी का टॉपिक बेसिकली खत्म होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन करने को आता है तो ऐसे ही उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करके लिखना, ठीक है। सबसे पहले आप शेप बता देना, हमने 5 शेप्स पढ़े, ठीक है, कोकस, बेसिलस, है ना, विब्रियो, ये सब जो हमने शेप्स पढ़े पहले वो बता देना आप। इसके बाद आप लिख सकते हो साइज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद आप सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, सेल वॉल के बारे में बता सकते हो कि वो पेप्टिडोग्लाइकिन से मिलकर के बना हुआ होता है। लास्टली आप फ्लैजिलम को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये एकदम वेल डिस्क्राइब्ड और इनफ डायग्राम हो, इनफ आंसर हो जाएगा आपके लिए। एट द सेम टाइम जहां पे भी छोटा मोटा डायग्राम आप इंसर्ट कर सकते हो, बना सकते हो, डेफिनेटली करना, वो ज्यादा बेटर होगा। फिर हमारा टॉपिक आ जाता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है। हमने फंगल रिप्रोडक्शन पढ़ा, कितनी सारी चीजें थी नहीं उसमें, बट ये इतना सिंपल इसलिए है क्योंकि इसका सेल प्रिमिटिव है, इसका सेल प्रोकैरियोटिक है। तो बैक्टीरियाज में जो रिप्रोडक्शन होता है केवल एसेक्सुअल मेथड से होता है, याद रखना, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज में वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी केवल एक वे में, दैट इज बाइनरी फिजन। तो ये आपको याद रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि मोस्टली जो बैक्टीरियाज है उनमें रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। बाइनरी फिजन क्या होता है? मैंने फंगल रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। एक पेरेंट सेल होगा, उसमें सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट होगा, 2 डीएनए फॉर्म होंगे, वो सेपरेट होंगे, इसके बाद सेल इलोंगेट होगा, मतलब सेल लंबा हो जाएगा, एक सेप्टम या एक कॉन्स्ट्रक्शन फॉर्म होगी, और जो सिंगल सेल था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो बाइनरी फिजन इंपॉर्टेंट है, लिखने आना चाहिए ना, कि जैसे साइटोप्लाज्म अंडरगोज डिवीजन, ठीक है, द क्रोमोसोम या फिर जो द डीएनए रेप्लिकेट्स एंड देन इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इनटू 2 न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, ठीक है। इसके अलावा तो बाइनरी फिजन तो आपको एकदम की याद रखना है कि बी फॉर बैक्टीरिया, बी फॉर बाइनरी फिजन। किस वे में होता है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन? बाइनरी फिजन। ये तो मेन पॉइंट आप याद रख लो। इसके अलावा कुछ बहुत रेयर बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें बडिंग के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होती है। बडिंग भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्या होगा, एक पेरेंट सेल होगा, उसमें एक बड डेवलप होता है, एक आउटग्रोथ डेवलप होती है, और वो जो आउटग्रोथ होती है वो जब मेच्योर हो जाती है तो पेरेंट से डिटैच होकर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाती है। तो जैसे कि बडिंग एक्चुअली बहुत रेयर है बैक्टीरियल स्पीशीज में। एक एग्जांपल है जैसे रोडोसुडोमोनास जो होता है आपका, उसमें बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। अदर देन दैट बहुत कॉमन नहीं है बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें अनफेवरेबल कंडीशंस में एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल बेसिलस। तो इसके बेसिस पे भी एक क्लासिफिकेशन का बेसिस भी बन जाता है, ठीक है, कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बना सकते हैं, तो वो आपके स्पोर फॉर्मिंग हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो नहीं बना सकते तो नॉन स्पोर फॉर्मिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं ना, तो मेनली सिर्फ 3 पॉइंट्स हमने पढ़े। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन। Some bacteria, very rarely, for example, Rhodopseudomonas, can reproduce through budding, and there are some bacteria like Bacillus who can produce endosperms during the unfavorable conditions. ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है रिप्रोडक्शन के अंदर, आपका पैरासेक्सुअल मेथड, ठीक है। अब ये देखो, ये रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, मैं आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ, दिस इज नॉट अ वे ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमंस में, एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है, 2 पेरेंट मिलते हैं, 2 पेरेंट के कैरेक्टर्स एक इंडिविजुअल में आते हैं, तो वो म्यूटेशन कॉज करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाता है।
बैक्टीरिया के केस में क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, लेकिन यार जेनेटिक वेरिएशन तो चाहिए। बिना जेनेटिक वेरिएशन के धीरे धीरे करके बैक्टीरिया अडाप्ट कैसे करेगा, मतलब जेनेटिक वेरिएशन तो जरूरी है ना। उसके लिए बैक्टीरिया के अंदर एक फिनोमिना होता है, दैट इज रिकॉम्बिनेशन, जिसी को हम पैरासेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, विच इज नॉट एग्जैक्टली अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इससे रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इससे केवल जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, जिससे क्या होगा, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट होगी। ठीक है, तो देखो जो एक लाइन आप इन तीनों में लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आए, वो ये होगी कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अ पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अ पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसका ट्रांसफर है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। ठीक है, क्या हो रहा है, एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है दूसरे बैक्टीरिया में, और जिस बैक्टीरिया में वो ट्रांसफर होकर गया है उसके जीनोम का वो हिस्सा बन जा रहा है। ठीक है, तो ये एक लाइन याद रख लो, तीनों में कॉमन है, दैट a part of genetic material is transferred from one bacteria to another and is incorporated into the genome of that other bacteria। ठीक है, लेकिन वो करने का तरीका अलग अलग वे में हो रहा है, इसीलिए इसे हमने तीन तरीके से पढ़ना है। एक होता है आपका कॉन्जुगेशन, एक है ट्रांसफॉर्मेशन और एक है ट्रांसडक्शन। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टर्म्स में समझना। देखो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जब दो कंपैटिबल बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट में आते हैं, साथ में आ रहे हैं, साथ में जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, एक्चुअली एक ब्रिज फॉर्म होता है जिसे हम पाइलस कहते हैं, उसके थ्रू जब वो कांटेक्ट में आ रहे हैं और उनके जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, जब एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर होगा तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा ना, तो वो एक नया उसने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर लिया, तो बस जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए और कुछ नहीं। तो कॉन्जुगेशन में जो ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी है किस वे में क्रिएट हो रही है कि दो जो बैक्टीरिया है वो कांटेक्ट में आ रहे हैं। आई होप यू गेट इट। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज किस वे में हो रही है कि जो बैक्टीरिया है वो अपने एनवायरनमेंट से जेनेटिक मटेरियल टेकअप कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक बैक्टीरिया है जो रप्चर हो गया यानी फूट गया, उसके जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है। ये तो सब कुछ बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल में हो रहा है, हम देख नहीं सकते, लेकिन वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। अब दूसरा बैक्टीरिया चलते चलते आया, उसने उसे टेकअप कर लिया। ठीक है, तो वो कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपली just by absorption of genetic material of another compatible bacteria। ठीक है, जो कि रिलीज हो गया है एनवायरनमेंट में फॉर सम रीजन, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एंड ट्रांसडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना, यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होके दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है, लेकिन वायरस के थ्रू। तो यहाँ पे एक वेक्टर है हमारे पास वायरस, जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया उसका जेनेटिक मटेरियल लेके जा रहा है, तो वो ट्रांसडक्शन हो गया। तो इसको आप याद कैसे रखोगे, देखो मैंने की टर्म्स आपको बता दी। ठीक है, की सेंटेंस तो मैंने आपको बता दिया, जब आंसर लिखना होगा तो इतना तो आप लिख लोगे कि ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर एंड देन दैट पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल, पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू द अदर बैक्टीरिया। इतना हम लिख लेंगे आंसर में। तीनों में डिफरेंस क्या है वो इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो डीएनए टेकअप कहाँ से हो रहा है, एनवायरनमेंट से हो रहा है। कॉन्जुगेशन हो रहा है तो शेयरिंग हो रही है, तो जो बैक्टीरिया सेल्स हैं वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इतना नहीं भी जानते हो तो भी बस कांटेक्ट के थ्रू हो रहा है, तो कॉन्जुगेशन। एंड अगर वायरस कर रहा है ये डीएनए ट्रांसफर तो ट्रांसडक्शन। तो ये बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है, इन प्रोसेसेस में हमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन एक बार देख लो, ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है एंड दिस इज ट्रांसडक्शन। ठीक है, अब आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसके अंदर एक सब टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसके क्वेश्चन सच कभी नहीं देखे हैं, और कई सारे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया तो हम अभी पिछले स्लाइड्स में ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लैजिला के बेसिस पे ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। 8 ट्राइकस होगा मतलब कि फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होगा, मोनोट्राइकस होगा मतलब सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, लोफोट्राइकस होगा मतलब एक एंड में एक टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, एक ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। एम्फी मतलब बोथ साइड्स में होगा, एंड पेरी मतलब पूरे के पूरे सरफेस में फ्लैजिला होगा। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन अगर आप देखोगे बैक्टीरिया को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया आपके ऐसे होते हैं जो केवल सनलाइट में सर्वाइव कर लेते हैं, उनको खाना नहीं चाहिए, वो फोटोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ होते हैं जो केमिकल्स में सर्वाइव कर लेते हैं, वो कीमोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं।
और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में भी स्पेसिफिकली सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर के बेसिस पे, अगर टेम्परेचर के बेसिस पे देखा जाए तो बैक्टीरियाज भी यार माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, बहुत बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो साइक्रोफाइल्स होती हैं आपकी, ये वो कोल्ड लविंग बैक्टीरिया है जो एकदम ठंडी सिचुएशन में, ठंडे जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं, माइनस डिग्रीज में सर्वाइव कर सकते हैं। मीजोफाइल्स आपके मॉडरेट टेम्परेचर वाले होते हैं, थर्मोफाइल्स हाई टेम्परेचर, ठीक है, और हाइपर थर्मोफाइल्स एकदम 80 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर वाली जगह पे सर्वाइव करने वाले हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, अब देखो दो चीजें होती है ना, एक चीज समझना, यहाँ पे समझ लोगे तो ये आगे भी काम आएगा आपके। एक होता है ऑब्लिगेट और एक होता है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम ऑब्लाइज टू डू दिस, मतलब ऑब्लिगेटेड हूं मैं ये करने को। ऑब्लिगेटेड का मतलब है कि वो चीज जरूरी है, एंड फैकल्टेटिव का मतलब है कि वहां पे थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। तो उसके बेसिस पे भी देखो, ऑब्लिगेट एरोब्स यानी कि जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, फैकल्टेटिव एरोब्स जिनको नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, मतलब वो फैकल्टेटिव है, ठीक है। ऑब्लिगेट एनारोब्स जिनको बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उनको चाहिए ही नहीं, उनको एनारोबिक कंडीशन ही चाहिए ग्रो करने के लिए। इसके अलावा फैकल्टेटिव एनारोब्स, तो ये इस बेसिस पे भी डिवीजन हो जाता है। अगर वो बेटर एसिडिक कंडीशन में थ्राइव कर रही है तो पीएच के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एसिडिक कंडीशन में बेटर थ्राइव कर रहा है कोई बैक्टीरिया तो एसिडोफाइल, अल्कलाइन कंडीशन में कर रहा है तो एल्कलोफाइल, ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन में कर रहा है तो न्यूट्रोफाइल। इसी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे, फ्लैजिला के बेसिस पे, अगेन स्पोर फॉर्मेशन भी मैं समझा चुकी हूँ कि जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि फ्लैजिला आपका बेसिलस हो गया, जो कि स्पोर फॉर्मेशन कर सकता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। कुछ होते हैं जो नहीं कर सकते, तो स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग। तो ये वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बेसिकली। एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है बैक्टीरिया का ग्राम स्टेनिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफाई करने में बैक्टीरियाज को। और ये ग्राम स्टेनिंग का एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो है कि कोई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत थिक होता है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकिन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कुछ होते हैं जिनमें पेप्टिडोग्लाइकिन का कंटेंट बहुत कम होता है, वो थिन सेल वॉल वाले होते हैं। उसी के बेसिस पे ये ग्राम स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट होता है, जिसके थ्रू माइक्रोस्कोप से देख के आप बता सकते हो कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। तो ये एक्चुअली में आपके उससे रिलेटेड टॉपिक है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए मैं इसको ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस होता है ना, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो कि कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, वो 4 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है स्टेनिंग बाय क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट एक स्टेनिंग एजेंट होता है पर्पल कलर का, जिससे कि हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। उसमें हम एक मॉर्डेंट ऐड करते हैं आयोडीन, जो कि उस कलर को लॉक करने का काम करता है। अब जो बैक्टीरियल सेल्स ऐसे होते हैं जिनका जो पेप्टिडोग्लाइकिन वाला लेयर होता है वो बहुत ज्यादा मोटा होता है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो एक स्पंज की तरह एक्ट करता है और ये पर्टिकुलर स्टेन को वो सोख लेता है, ठीक है। अपने दिमाग में एक इमेज बनाओ, वो स्पंज है। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे टाइप के बैक्टीरिया जिनके जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकिन का कंटेंट कम है, वो एक प्लास्टिक की तरह है, जिसमें हमने ये कलर डाला ना तो वो है तो अभी, लेकिन जब हम उसको अल्कोहल से वॉश करेंगे वो कलर हट जाता है, ठीक है। इसके बाद हम एक काउंटर स्टेन का यूज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनके सेल वॉल में क्रिस्टल वॉयलेट का पर्पल कलर चढ़ गया होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो कि उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो जब हम उसमें अल्कोहल से उससे दोनों को वॉश करेंगे तो कुछ बैक्टीरिया होंगे जिनमें पर्पल कलर रह जाएगा, कुछ होंगे जिनमें नहीं रहेगा। अब जिनमें नहीं है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक और काउंटर स्टेन का यूज करते हैं, जिसको हम सैफ्रेनिन कहते हैं, जो कि पिंक कलर्ड होता है। तो इसके बेसिस पे जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि देखो दो टाइप के आपके सेल्स, जो दो टाइप के बैक्टीरिया हो जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, लेकिन कलर में डिफरेंस है। ग्राम पॉजिटिव जो आपका वॉयलेट, जो हमने क्रिस्टल वॉयलेट यूज किया था उसकी वजह से ये पर्पल कलर का है। ग्राम नेगेटिव जो है वो आपका क्योंकि पतला है पेप्टिडोग्लाइकिन का लेयर, तो जो काउंटर स्टेन हमने सैफ्रेनिन यूज किया था उसके बेसिस पे पिंक कलर का है। बट इससे बेसिकली अंतर में ये पता चल रहा है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके पेप्टिडोग्लाइकिन जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, ग्राम नेगेटिव के थिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो रिटेन कर पा रहा है वो ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं कर पा रहा है वो ग्राम नेगेटिव। ये आपका एक्चुअली में
प्रैक्टिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा बैक्टीरियल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। क्वेश्चंस मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन से बहुत बार पूछे जाते हैं। इनफैक्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बीच का डिफरेंस भी प्रैक्टिकल का एज वेल एज थ्योरी एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज वेल एज जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था विथ कॉन्टेक्स्ट टू प्लांट पैथोलॉजी, अगर आपको बैक्टीरिया को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप दिस लेक्चर टर्न्स आउट टू बी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।